है। औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या सोच है? क्या वे भी इस संपदा का उपयोग आदिवासी समाज की तरह करते हैं? इसका उत्तर, औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति सोच यह थी कि प्राकृतिक संपदा असीम है, उनका जितना दोहन करो उतना ही अच्छा है। दोहन करने से समाज की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। औद्योगिक अर्थशास्त्री व वैज्ञानिकों का यह मानना था, प्राकृतिक संसाधन का पृथ्वी में वितरण समान नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं कम है, यह बिल्कुल नहीं है। उनकी सोच यह थी कि व्यापार के माध्यम से इस समस्या का समाधान करते हुए सभी देशों को संसाधन उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक समाज प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आदिवासी समाज की तरह करना नहीं चाहते थे। औद्योगिक समाज प्रकृति को भोग की वस्तु मानते थे, जबकि आदिवासी समाज प्रकृति को देवी देवता मानते थे। उद्योगपति जंगल काटकर व्यापारिक फसल उगाना चाहते थे, जंगलों व खेतों की जगह खदान स्थापित करना चाहते थे, नदियों पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाना चाहते थे, लेकिन आदिवासी समाज पुराने तरीके से उपयोग करना चाहते थे। यानी औद्योगिक समाज के लिए जंगल, जमीन, जल प्राकृतिक संसाधन हैं, तो आदिवासी समाज के लिए वे पूज्यनीय थे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पंजाब में हरिके बांध से निकली है। यह थार मरुस्थल का क्षेत्र है, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियाँ नगण्य हैं, अतः हवा द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक है। गर्मी में यहाँ का तापमान 50 अंश सेल्सियस तक हो जाता है। औसत वर्षा की मात्रा 10 मिलीमीटर से भी कम होती है। थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समानांतर प्रवाहित होती यह नहर है। इसके मुख्य नहरों की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है, जबकि सभी उपनहरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर है। इसे इसका कमान क्षेत्र कहा जाता है। इस नहर के बनने से जो क्षेत्र मरुस्थली था वह हरा भरा और नम हो गया, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया है। वनीकरण व चरागाहों का विकास हुआ है। सिंचाई क्षेत्र होने के कारण इन क्षेत्रों में चना, बाजरा, ज्वार की खेती जो पहले होती थी, इसके साथ साथ गेहूँ, कपास और मूंगफली की खेती होने लगी है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होने लगी है। इन फायदा के साथ कुछ नुकसान भी हुआ है। अत्यधिक सिंचाई के कारण जल भराव एवं मृदा लवणता की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अगला प्रश्न है, ऐसे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता व कारगर होगा, लिखिए। इसका उत्तर है, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता व कारगर होगा, जो निम्नलिखित है। पहला है हवाई सफ़र, रेल सफ़र, बस का सफ़र सामूहिक स्तर पर ही उपलब्ध कराना सस्ता व कारगर है, क्योंकि इन सभी में सामूहिक सफ़र करने से किराया कम पड़ता है, व्यक्तिगत सफ़र करने से किराया अधिक पड़ता है। यानी लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिलता है और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित होते हैं। दूसरा है, सड़कें सार्वजनिक होती है। सड़कों से सभी लोगों का आना जाना होता है, जो कि काफ़ी कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि सड़कों से होकर यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। सड़कों से ही आवागमन के साधन सुचारू रूप से चलते हैं, इसलिए सड़क भी सार्वजनिक होती है और अच्छी सड़कें का निर्माण करने से उस देश की प्रगति होती है। तीसरा है पार्क, अस्पताल, स्कूल आदि सुविधाएं भी सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता व कारगर होगा। पार्क में बैठकर लोग शुद्ध प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे। अस्पताल में गरीब लोग जाकर मुफ्त में इलाज करवा सकेंगे। साथ ही रियायती दरों पर कुछ निजी अस्पतालों में भी इलाज करवा सकते हैं। स्कूल तो शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम जगह है। जगह जगह स्कूल खोलकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। चौथा है सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, सिनेमा घर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, माल आदि भी सस्ता व कारगर साधन होता है। अंतिम प्रश्न है, महिलाओं के बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय
करने चाहिए? इसका उत्तर, महिलाओं के बेहतर शिक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए, जिसमें पहला, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना। देश में महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। महिला शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। महिला शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। लड़की शिक्षा को अनिवार्य घोषित करना चाहिए। दूसरा है, गांव-गांव में स्कूलों की व्यवस्था हो। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में स्कूल हो। स्कूल न होने की वजह से लड़कियों को बाहर गांव में पढ़ने नहीं भेजा जाता है। जब गांव-गांव में स्कूल होगा तो लड़कियों की पढ़ाई भी जारी रहेगी और वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। तीसरा है, महिलाओं की शिक्षा के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करना। महिलाओं की शिक्षा के लिए उनके परिवारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार जब अच्छा सोचने लगा तो उनकी धारणा बदलेगी और वे महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा, निजी संस्थाओं पर दबाव। सरकार को निजी संस्थाओं पर दबाव बनना चाहिए कि वे लड़कियों को शुल्क में विशेष छूट दे, ताकि लड़कियां इन निजी संस्थाओं में भी प्रवेश कर पढ़ाई कर सकें।